गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब आप सब लोगों को। जुम्मा मुबारक। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे और खुशियाँ समेट भी रहे होंगे। और मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है और पाकिस्तान 8 मुल्कों की मेज़बानी करेगा। 15 मैचेस खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस दफ़ा से ज़्यादा हमें जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। और इस बात के अज़्म का इजहार जो है वो बांग्लादेश में मौजूद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से भरपूर अंदाज में कर दिया गया है। और उनका कहना है कि सेमीफाइनल हारने का दुख तो है, लेकिन टीम का जो मोमेंटम है, जो मोराल है वो अभी तक बरकरार है और हम जीत के लिए भी उतनी ही कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको पता है कि टीमों के दरमियान आज मैच होने जा रहा है। सीरीज़ का पहला मैच जो है आज शेर बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में खेला जाएगा और कौमी टीम की जीत के लिए पूरी कौम ही आपको पता है इस वक्त दुआ गो है। और इंशाल्लाह कौमी टीम ये सीरीज जीत कर वतन वापस आएगी और हमें पूरा एतमाद है अपनी टीम पर कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और जीत कर आएंगे। अब हमने बढ़ना है अपनी पहली स्टोरी की तरफ और आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले पूरी दुनिया में कुछ खास दिन मनाए जाते हैं, जैसा कि मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वुमेंस डे और चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद अक्सर हमें कुछ लोग या कुछ मर्द जो हैं वो हमें ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि ख़वातीन का तो आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन मर्दों का आलमी दिन क्यों नहीं मनाया जाता, वो भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता, इसके मुतालिक लोग आगाह नहीं होते कि मर्दों का दिन भी मनाया जाता है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि मैंने ये ब्लू रिबन्स भी लगाया हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि मर्दों के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि मर्दों को जो भी मसाइल दरकार होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें मुश्किलात होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और मर्दों का जो पहला दिन था वो 19 नवंबर 1999 को मनाया गया था। मर्दों के आलमी दिन पर इस बात पर भी गुफ्तगू की जाती है कि मर्दों को भी ज़हनी मसाइल लाहक हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुदकुशी का जो रुझान है वो फ़रोग पा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 45 साल से कम उम्र मर्दों की मौत की सबसे बड़ी जो वजह है वो खुदकुशी ही है। और माहिरीन के मुताबिक भी ये बताया जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ख़वातीन की निस्बत मर्दों को उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनमें हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, फेफड़ों के अमराज आ जाते हैं, मुंह का कैंसर आ जाता है और प्रोस्टेट कैंसर भी इन बीमारियों में शामिल है। इन बीमारियों की बुनियादी वजूहात क्या होती है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको हैप्पी जो है मेंस डे, और जितने भी मेरे देखने वाले भी हैं और जो भी मर्द हजरात भी हमें देखते हैं उनको भी हम लोग हैप्पी मेंस डे कहते हैं। आज मर्दों का जैसे आलमी दिन डॉक्टर साहब मनाया जा रहा था, हमें बताइए मर्दों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुआशरे के तरफ से भी देखी जाए, यहाँ पे घर की तरफ से भी देखी जाए, तो वो अमूमन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते इस चीज़ में। तो आज उनकी सेहत के बारे में भी बात करेंगे और बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन हमें बताइए कॉमन जो बीमारियां हैं मर्दों में कौन कौन सी पाई जाती है और उनकी वजूहात क्या होती है? मुनीबा थैंक यू वेरी मच। ये जो दिन मनाए जाते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की जो अदारे हैं, FWO है, यूनिसेफ है और यूनेस्को है और WHO है जी। ये अदारे जो हैं ये इस तरह के दिन बनाते हैं और मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एफर्ट है और इसमें आप लोग भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मकसद यही है लोगों को अवेयर करना और बीमारी से बचाना और हालात को बेहतर करना। जिस तरह आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस थी पिछले दिनों में और उसका हाँ जी अक्टूबर का था। बिल्कुल सही फरमाया कि वुमेन्स डे भी होता है, मदर्स डे भी होते हैं, फादर्स डे भी होते हैं, बहुत सारे दिन, चिल्ड्रन डे भी होता है। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि इनको उजागर किया जाए, इनकी अहमियत को उजागर करके लोगों में अवेयरनेस पैदा किए। पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही होती हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव मकसद के साथ ये दिन मनाए जाते हैं।
इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि मर्दों के लिए मनाया जा रहा है या औरतों के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। अगर मर्द की सेहत का तल्लक पूरी फैमिली के साथ है और मर्द की सेहत का तल्लक पूरी सोसाइटी के साथ है, इंटेग्रेटेड होता है ना। देखे ना, पब्लिक हेल्थ को क्या हम कहते हैं, अगर मर्द सेहतमंद है तो सोसाइटी सेहतमंद है। कैसे सेहतमंद है? एक बंदा जो है वो ड्राइव कर रहा है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, जाके किसी जगह पे ऐसे ही वो ट्रैफिक का एक्सीडेंट हो सकता है और चीज़ें बड़ी हो सकती है। तो ये पब्लिक हेल्थ जो है इसका भी तल्लक बन जाता है मर्दों की सेहत के साथ। आप देखें ना, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है जी। और हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब इकट्ठी होंगी, सही होंगी, तो हम किसी को सेहतमंद कह सकते हैं। तो मर्दों का एक बहुत डोमिनेंट रोल इस तरीके से है कि वो सारा सिस्टम जो है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फैमिली का होता है, बाकी चीज़ों का होता है। तो इनको अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पे जिस तरह ख्याल रखना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। आपने देखा है कि हार्ट डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ना सिर्फ के अबव 50 यानी बिलो 40 भी जा रहे हैं लोग, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास जिनमें हार्ट की डिजीज़ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, शुगर हो रही है, ज़हनी मसाइल हो रहे हैं, खुदकुशी आपने फरमाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक ज़रूरी बात जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर आप देखें तो लोगों के अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं। हम रोड पे जाएं, अदम बर्दाश्त नहीं है तो आप लड़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये सारी चीज़ें, तो स्मूथनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है, इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। देखें, हम हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं कि हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें ताज़ा आबो हवा मिले, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इजी हो, हम जाएं तो रोड के ऊपर जो है खड्डे वड्डे ना हो, हमारी गाड़ी ख़राब ना हो। जाहिर है खड्डे होंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, तो एक्सीडेंट्स एक बड़ा फैक्टर है जो मेंस हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आप देखती हैं कि डेली रोड्स के ऊपर इतने ज़्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करें तो बाकी तमाम बीमारियों से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। रीज़न क्या है? अगर रोड के ऊपर खड्डा है, गाड़ी जा रही है, उसने खड्डे को बचाते हुए बाकी दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी है, ठीक है। अननेसेसरी किस्म के स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनके कोई SOPs नहीं है। तो यकीन करें कि मैंने अपनी आंखों से 4-5 डेथ स्पीड ब्रेकर की वजह से होते हुए देखी। लाइट्स नहीं है, स्पीड ग्रिप उसके ऊपर निशान नहीं लगा हुआ, गाड़ी जा रही, ट्रक जा रहा है, साथ मोटरसाइकिल लगा है और उसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ें हुकूमती सतह पे उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हम लोग जो है ना स्मूथनेस कैसे पैदा करें, और जब स्मूथनेस होगी तो मेंटल सेहत भी बरकरार रहेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा मतलब हम जैसे बात भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब के मर्दों के ऊपर एक सपोर्ट होता है कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो अपनी सेहत को पसे-पुश डाल देता है। तो आप हमें बताइए कि क्या एहतियात करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर उसको अपनाने की ज़रूरत है एक मर्द को कि उसने अपनी सेहत को किस तरह बरकरार रखना है? बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है जी कि मर्दों को अपनी सेहत सही रखने के लिए क्या उसमें है। तो बीमारियां तो आप जैसे जिक्र है कि हम लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है और एडिक्शन बहुत है, शराब नोशी और नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे मर्दों को इसमें ज़रा, हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है मीडिया का, लोगों का, कि ये इन चीज़ों से बचाव के लिए हम करें। तो जब आपके हालात ठीक होंगे, टेंशन्स नहीं होंगे सोसाइटी में, जॉब टेंशन्स नहीं होंगी और बाकी चीज़ें ठीक होंगी, तो ये चीज़ें कम होती जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि मर्दों की जो ज़हनी सेहत है, उनकी इमोशनल हेल्थ है, वो भी बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो बात है हमारी जो सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम जैसे हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपना मॉनिटर करते रहें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह मॉनिटर करें,
वज़न को मॉनिटर करें कि ज़्यादा वेट ना हो, ठीक है ना। वेट हम BMI कैलकुलेट करते हैं जो कि 22 से लेके 25 तक होना चाहिए। उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, वेट इन kg और डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो 22 से लेके 25 तक जो है लोग, हर बंदा अपना कैलकुलेट करे और उसी लिमिट में रहे, ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। इसके अलावा जो उसके फैमिली में बात डिजीज़ चल रही होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम चल रही होती हैं, अपने फैमिली डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स फील कर रहा है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो रूटीन से हट के है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो फिर असेस करे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको डेली मॉनिटर करते रहें। साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग है, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल्स आ जाते हैं, शुगर आप हो जाती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, आपका वेट मॉनिटर होता है, कैंसर की भी स्क्रीनिंग जो है वो करनी चाहिए। जिन फैमिलीज़ में टेंडेंसी होती है बाद बीमारियों की, उसके लिए उनको ख़ास तौर पे केयरफुल होना चाहिए। यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, बिल्कुल। यंग लोगों में क्या वजह आपको लगती है, क्यों ये रेशो यंग लोगों में ज़्यादा पाई जा रही है? बिल्कुल, यंग में ज़्यादा इसलिए हो रही है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, हमारी एक्सरसाइजेज जो हैं हम नहीं कर रहे, ज़्यादातर सेडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं और बैठ के हम काम करते हैं, और मॉर्निंग वॉक और ये इस तरह का बाहर सैर करने का भी कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया। तो मुख्तलिफ, मैं नहीं कहता हूँ कि बाहर जाना, जाहिर है मुश्किलात हुई पिछले दिनों में, कोविड के सीजन में बाहर नहीं जा सकते। अभी स्मोक है तो हम कहते हैं कि जी ज़्यादा बाहर ना जाएं, इवन ओपन एयर में वॉक भी ना करें, एक्सरसाइज ना करें, ऐसे ही है। तो घरों में कर सकते हैं। घर में कितनी देर आप रिकमेंड करेंगे कि एक बंदे को या एक मर्द को, आज हम उनके बारे में बात करें, तो उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए लाजमी? देखिए जी, इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है जो WHO ने दिया है, वो 35 मिनट्स ए डे 5 डेज ए वीक, ठीक है, ये विगोरस एक्सरसाइज है, तेज चलना। हम अक्सर लोगों को कहते हैं यार एक्सरसाइज करने को, तो डॉक्टर साहब सारा दिन चलते रहने हैं, घर से काम शाम करते, ये एक्सरसाइज नहीं है। नो डाउट थोड़ा बहुत चलना फिरना भी होता है। जो विगोरस एक्सरसाइज होती है, तेज चलना हम कहते हैं, ठीक है ना जी, तो उसमें बड़ा अच्छा है कि ओपन एयर में चले जाएं। ओपन एयर में नहीं जा सकते, घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दें, ठीक है, तो बेहतरीन एक्सरसाइज है, घर की सीढ़ियाँ आप चढ़ें। और घर में एक्सरसाइज मशीनें भी लोगों ने रखी हुई हैं, वो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम किस उम्र तक करनी चाहिए एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हर उम्र में करनी चाहिए, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि जी आप, लेकिन उसके स्टाइल डिफरेंट हो जाते हैं ना। जैसे अगर आप दौड़ना है तो दौड़ने में तो यंग लोग ही करते हैं ना, अब ज़्यादा अगर विगोरस एक्सरसाइजेज दौड़ने वाले एथलीट जो है, अक्सर उनके घुटने जो है वो ख़राब होते हैं। तो एक्सरसाइज बड़ी मॉडरेट और डॉक्टर के मशवरे के साथ करनी चाहिए, ठीक है। देखिए ना, हमारे जितने भी जिम हैं वहाँ पे हमारे कोच होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस तरीके से आपने अपने बॉडी फिटनेस जो है वो रखनी है। तो अगर देखें, साइंटिफिक जो एविडेंस होती है ना, हर चीज़ में मौजूद है। हम कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई जिसके ऊपर रिसर्च के साथ चीज़ें सामने आ गई हैं। जैसे हमने कहा कि 35 मिनट्स ए डे 5 डेज ए वीक, ये रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च है कि आपने करनी ही करनी है और इतनी करनी है। दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल सिगरेट नोशी जो है, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते थे, दोबारा से हमें यकीन दहानी करा दें कि वो कितनी नुकसानदेह है मर्दों के लिए, उनकी सेहत के लिए, कि उन्हें ये छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बहुत नुकसान आज नहीं आधा कर लेना चाहिए फिर आज के दिन बिल्कुल की मुनासिबत से। हेल्थ डे के हवाले से अगर हम ये चीज़ ही कर लें कि हम सिगरेट नोशी से अपने आप को बचा लें, तो ना सिर्फ अपनी सेहत, अपनी फैमिली की सेहत, बच्चों की सेहत, आप घरों में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चे पैसिव स्मोकिंग एक होती है, वो ज़्यादा खतरनाक है। जो बंदे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं स्मोकिंग के लिए। तो अच्छा, स्मोकिंग के साथ और चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं ना, कोई ऐसे जो एडिक्शन में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना, चर्स है, अफीम है, हेरोइन है, जो नशा है, जितने भी नशे की चीज़ें हैं, वो इसके साथ जितने भी एडिक्शन है वो सारी सिगरेट से शुरू होती है।
आपकी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, क्विट करें स्मोकिंग को। आप कहें कि जी मैंने नहीं पीना, आज से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, आज इरादा करें इस दिन से के साथ से कि मैंने सिगरेट छोड़ देना है। तो उससे ना सिर्फ हमारी अपनी सेहत ठीक होगी, हमारी बच्चों की सेहत, हमारी फैमिली की सेहत। आप देखें ना, आप किसी पब्लिक एरिया में से हमें बता दें कि कितनी उनकी ज़िंदगी कम हो रही होती है दिन ब दिन। बहुत जी, मैं ये बताऊं आपको कि स्मोकिंग के साथ एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटल डिजीज़ आती है। ठीक है, कैंसर आता है, मुंह का कैंसर आता है, फेफड़ों का कैंसर आता है। और इस अगर फ़र्ज़ करें घर में हामला खातून है तो आप सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट के असरात बच्चे के ऊपर भी हो रहे हैं, तो वो उसमें ऊपर भी डिफेक्ट आएंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। फिर अगर एडिक्शन जो है उससे बचने के लिए विल पावर बड़ी ज़रूरी है। बंदे के अंदर जो कुव्वत इरादी है वो बनाए कि मैंने इसको छोड़ना है। और इसी तरह देखें ना, शराब नोशी है, कितने नुकसानात हैं उसके। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आज के दिन हमारे पास आए और इस बारे में हमारे साथ गुफ्तगू की है। जनाब, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो जनाब, क्या ही खूबसूरत पाकिस्तान है, जिसकी मिसाल दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने हमें इंतहाई खूबसूरत खित्ते से नवाजा है, जो जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अनवा इक़साम की आबो हवा हमें यहाँ पे मिलती है, मुख्तलिफ तहजीबें, ज़ुबानें बोली जाती है और इलाके उनकी तो क्या ही बात है। तो ये सब मिलकर पाकिस्तान को रंगों का एक गुलदस्ता बना देते हैं। दुनिया के वसी और रीज़, गर्म और सर्द 4 मौसम हमें यहाँ पर मिलते हैं। रेगिस्तान मिलता है, सरसब्ज़ो शादाब मैदानी इलाके मिलते हैं, सख्त पथरीले और घने दरख्तों वाले पहाड़ भी हमें नजर आते हैं, जंगलात, खूबसूरत तरीन झीलें भी हैं, जो कुदरत के अनमोल तोहफे से कम नहीं, और ना ही हम अल्लाह का इस शुक्र अदा कर सकते हैं। और इन खसूसियात की बुनियाद पर पाकिस्तान दुनिया भर में बेहतरीन सियाहती मकाम के तौर पर उभर रहा है और टूरिज्म तेज़ी के साथ फ़रोग पा रहा है। लेकिन अगर किसी सियाहती मकाम पर जाने से पहले अगर आपको वहाँ की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हो और मिल जाए तो आपका जो टूर है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और ख़ास तौर पर मौसम में सरमा में शिमाली इलाका जात के टूर करने का अपना ही मज़ा आता है। लेकिन लैंडस्लाइडिंग या फिर बर्फबारी की वजह से अक्सर रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो मौसम सरमा में कब और किन इलाकों का टूर करना चाहिए, कौन कौन से सियाहती मकामात मौसम सरमा की बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, और इन इलाकों की सैर के लिए जाते वक्त किन बातों का हम लोगों ने ख्याल रखना है, कौन सी एहतियात हमने बरतनी है, और सबसे बढ़कर कौन सा वक्त जो है वो टूर के लिए बेस्ट समझा जाता है। इन सब सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हमने मधु कर रखा है। इस वक्त नतालिया इमानत हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अबू बकर मौजूद हैं, टूर ऑपरेटर हैं। इनसे बेस्ट इन सब के सवालात का जवाब हमें कोई नहीं दे सकता। तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। अबू बकर, आपसे ही आगाज़ करें तो जिस तरह मैं बताई थी कि पाकिस्तान जिस तरह इसमें हमें हर चीज़ मिलती है, इससे बेस्ट हम लोगों ने अभी तक कहीं भी कोई मुल्क नहीं देखा, और डेस्टिनेशन और टूर के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो नवंबर का महीना है और ये मेरे ख्याल से आइडियल मंथ्स समझे जाते हैं कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो जिसमें हम लोग 2 से 3 दिन के अगर हम लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर प्लान करना हो तो किस साइड पर हमें जाना चाहिए, बेस्ट कौन सी जगह आपको लगती है? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो ऐसा है कि 2 से 3 दिन के अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास सवात कलाम के ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा नारान कागान के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अभी क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा वहाँ पे पड़ चुकी है जिसकी वजह से नारान अभी क्लोज हो चुका है। ठीक है। और इसके अलावा 3 डेज़ या 2 डेज़ आप कश्मीर भी कर सकते हैं। कश्मीर का सफ़र चूँकि लंबा है, जिसके आप मिनिमम 3 डेज़ पे ही आप बुकिंग कर सकते हैं, और 2 डेज में आप शोगरान सीरी पाई का भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो ये सेफ ट्रिप होगा? ये बिल्कुल सेफ ट्रिप है। 2 से 3 डेज के अंदर हमें ब्लॉक नहीं मिलेंगे, कोई मसला नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब ये बेस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपको अच्छे होटल्स मिलते हैं, खाने को अच्छा मिलता है,
बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर इस दिनों में जाया जाए और जो डेस्टिनेशंस आप बता रहे हैं वहाँ पे हम आराम से पहुँच सकते हैं, अपना टूर मजे का जो है वो कर सकते हैं। नतालिया, आपकी तरफ आऊंगी, आपको क्या लगता है इस मौसम में हमें कौन सी जगह पे जाना चाहिए? आइडियल जगह कौन सी है अगर हम शुमाली इलाका जात की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज की बात ऐसा करें? ही है जैसा कि अबू बकर ने आपको बताया, इस मौसम में कलाम और सवात जो है वो बेहतरीन जगह कंसीडर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई सड़कों की ब्लॉकेज है और जैसा कि आपको पता है हज़ारा मोटरवे बन गई हुई है, उस वजह से सफ़र बहुत कंफर्टेबल रहता है आपका। और मौसम भी उधर अच्छा है, स्नोफॉल भी होती है, तो वो एक बहुत अपीलिंग जगह बन जाती है। शुगरान, सिरिपाए और नीलम वैली भी 2 से 3 दिन केल अरंग केल तक बिल्कुल एसेसिबल है, इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने अपने दिन एक्सटेंड करने हैं 4 to 5 डेज, तो हुंजा एक बहुत बेहतरीन जगह है, हुंजा पे आप जा सकते हैं। अच्छा, उधर आपके पास अताबाद लेक, पासुकोंस, वो बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी एसेसिबल है। मतलब ये 2-3 दिन में हम लोग ये वो उसके लिए आपको थोड़े से दिन एक्सटेंड करने पड़ेंगे, 4 to 5 डेज। वो कराकरम हाईवे से आप जाएं और वो बहुत अच्छा उसका रूट है, बिल्कुल सेफ है, कोई भी मसला नहीं है, ना कोई ब्लॉकेज है और एवरीथिंग इज सेफ। ठीक है। अबू बकर, क्या इस मौसम में ये जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई इवेंट्स हैं, कोई मेले उनके अपने जो हो रहे होते हैं, मुनक्किद हो रहे होते हैं, जिन पर जाके हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल्स है ना, वो कैलाश वैली में होते हैं, शंदूर में होते हैं, चित्राल साइड पे होते हैं। कैलाश वैली में 2 मेजर वहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं, जिसमें चिलम जोशी है जो कि 2nd वीक ऑफ मई में होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक अभी फेस्टिवल आ रहा है दिसंबर में, जिसका नाम है चोइमस फेस्टिवल, ठीक है। वहाँ के जो लोकल गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वहाँ के लोकल कल्चरल ड्रेसेस वेयर करते हैं और लोकल डांस होता है। उसका एक मतलब एक उन्होंने पैगाम देना है कि ये हम अमन पीस को शो कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लोकल ड्रेसेस हैं उनके, लोकल वहाँ का फूड है, यहाँ से नेशनली इंटरनेशनली वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉरेनर्स बहुत आ रहे होते हैं, वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। मतलब इस हवाले से भी, इन तारीखों के हवाले से भी टूर हम लोग प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा शंदूर पास चित्राल में पोलो फेस्टिवल होता है, ठीक है। बहुत मतलब काफ़ी अच्छी खासी पीक पे वो शंदूर पास है चित्राल का, और वहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेनर्स क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, या से नेशनली भी बहुत जा रहे होते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करते हैं यहाँ पे, प्लान करते हैं। मतलब यहाँ पर भी लोगों को अवेयरनेस है कि हम लोगों ने इन तारीखों पे वहाँ पर जाना है। तो नतालिया, कितनी एक्सपेंस कितना आ जाता है अगर हम इन टूर्स की बात करें? अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए 2 से 3 दिन का, दिन अगर हम लोगों ने हुंजा जाना है या गिलगित जाना है, तो वहाँ के लिए हमें कितना बजट जो है वो चाहिए होता है? 2 से 3 दिन, जैसे आप कलाम सवात की बात की, हमने कलाम सवात की एग्जाम्पल ले लें तो 2 दिन का टूर मैक्सिमम भी 7,000 और 3 दिन का 10,000 में आप एक अच्छा स्टैंडर्ड पैकेज जो है अपने कस्टमर्स को हम देते हैं। अच्छा। जिसमें उनका फूड भी इंक्लूड होता है, उनकी ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड होती है, और इवन की जो उनकी होटल अकोमोडेशन होती है, अगर ऑब्वियसली 3 डेज का ट्रिप है तो 2 नाइट्स आएंगी, 2 नाइट्स की होटल अकोमोडेशन, उसके साथ उनका बोन फायर, वो एक कंप्लीट पैकेज उनको 3 दिन का सिर्फ 10,000 में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो अच्छा स्टैंडर्ड पैकेज होता है। इसी तरह अगर हुंजा पे चले जाएं, 5 डेज़ का बेहतरीन टूर 15,000 to 16,000 मैक्सिमम है, मिनिमम आप इसको जितना कर लें। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी फ़ूड की क्वालिटी क्या है। ऑब्वियसली हमने तो अपने कस्टमर्स को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो 15-16,000 में एक बेहतरीन 5 दिन का जो वो टूर है हुंजा का, गिलगित साइड का, वो प्लान हो जाता है विद होटल अकोमोडेशन, फूड, बोन फायर एंड एवरी एक्टिविटी। बिल्कुल। और दूसरा अबू बकर, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग टूर कर रहे हैं, पंजाब चले जाते हैं, चाइना बॉर्डर चले जाते हैं, और देन हुंजा की, गिलगित की बात कर रहे हैं। तो इस मौसम में क्या वहाँ पर जाना ठीक है या कोई और मौसम सूटेबल है? बिल्कुल, इस मौसम में भी जाना बेहतर है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अभी तो ऑटम सीजन चल रहा है, ऑटम सीजन फुल पीक पे है, सर्दी भी है, और ऑटम में तो आपको पता है कि कलर्स हैं, ठीक है। ये कलर्स मेरा भी फेवरेट सीजन है, और ये कलर्स मैं कहता हूँ कि ये सीजन सबका फेवरेट सीजन है। अच्छा, ठीक है। और ऑटम सबसे बेस्ट आपको हुंजा में या स्कर्दू में मिलता है। इसके अलावा ऑटम आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अच्छा। जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान से भी इंटरनेशनली भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं सिर्फ ऑटम को एंजॉय करने के लिए सिर्फ हुंजा या स्कर्दू में जाते। तो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा डिमांड क्या होती है? किस मौसम में जाते हैं वो लोग? स्प्रिंग भी सीजन है, ऑटम सीजन भी है। स्नोफॉल में देखिए कि स्नोफॉल का जो सीजन है ना, विंटर सीजन का जो स्पेशल सीजन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो सवात कलाम में, ठीक है, क्योंकि वो एक विंटर स्पॉट है, उसे कहा जाता है। मालम जबा में स्कीइंग होती है,
हुंजा में नलतर वैली है, नलतर वैली में स्कीइंग होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर जगह विजिट करनी है ना, उस जगह की ब्यूटी देखनी है, नेचर देखनी है, तो आप स्प्रिंग में जाएं या ऑटम में जाएं। ये बेस्ट प्लेस है वो, हुंजा या स्कर्दू। इसको आप ऑटम में विजिट करें या स्प्रिंग में विजिट करें। ठीक है, मतलब ये बेस्ट आइडियल टाइम है उनके लिए। दूसरा हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने टूर प्लान कर लेते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर, उनके पिक्चर्स देखकर, लेकिन आपको क्या लगता है अभी भी कौन सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जहां पर अब जाना चाहिए? जैसे मैंने बात वही की है कि चित्राल साइड पे बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको अभी तक ना तो हमने एक्सप्लोर किया, ठीक है, जो जाहिर बात है हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो हमने अभी इवेंट्स लगाए नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसी बात है। अब कश्मीर साइड में कुछ ऐसे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेल्स हैं, कुछ ऐसी लेक्स हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया लेकिन वो अभी तक इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक वो भी प्रॉपर उस पर इवेंट्स नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक हमें भी उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसी तरह हुंजा साइड पे गिलगित के बहुत से एरिया हैं, इस तरह फंडर वैली है, ठीक है, ऊपर इसी तरह ऊपर शंदूर पास है जहाँ पे पोलो फेस्टिवल होता है। अभी उस तरीके से अवेयरनेस है, ठीक है। अभी आप इस सीजन में चले जाएं तो वहाँ पे आपको सिर्फ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता, अच्छा, ठीक है, लेकिन जब आप फेस्टिवल पे जाते हैं तो प्रॉपर स्टॉल्स होते हैं, हर चीज होती है, सिर्फ वही 5-10 दिन वहाँ पे प्रॉपर इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बहुत सी लेक्स हैं जो एक्सप्लोर होने वाली रहती है। मतलब अभी भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जिनको अभी भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में मजीद उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और वो आप मुझे आप बताइए नतालिया, जब आप लोगों ने कहीं पे टूर लेकर जाना होता है तो पहले आप लोग क्या खुद वहाँ पर जाके टूर करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, कैसे प्लान आउट करते हैं आप लोग? पहले बेसिकली जब हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया था तो स्टार्टअप से पहले, इवेंट्स मेन लगाने से पहले हम लोगों ने पहले एक जगह खुद विजिट की थी, ठीक है। जैसे कश्मीर का हम लोग लगाते हैं 3 to 4 डेज का मैक्सिमम ट्रिप, क्योंकि वो उसमें वीकेंड कवर हो जाता है तो लोगों को छुट्टी का मसला होता है। तो उससे पहले हम लोगों ने 7 डेज कश्मीर में स्पेंड किए थे। वहाँ पे हम उनके होटल वालों से कांटेक्ट में रहे और हम लोगों ने उनकी प्लेसेस विजिट की कि किस जगह पे हम किस तरह जा सकते हैं, जीप लगेगी नहीं लगेगी, वो सारी प्लेसेस विजिट की। और फिर उसके बाद हमने वहाँ के पैकेजेस लगाए कि हमारे कस्टमर्स को कोई भी इशू ना हो, हम उनको ऑब्वियसली हम गाइड कर सकें बेहतर तरीके से कि कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है, यहाँ पे गाड़ी जा सकती है या हमें जीप करवानी पड़ेगी, कोई रिस्क ना हो, वो सारा कुछ फिर हम करके फिर इवेंट लगाते हैं। मतलब पहले खुद ही रैकी करनी पड़ती है, उस चीज़ की जाके देखना पड़ता है कोई मुश्किलात तो नहीं आ सकती, देन उसका करना पड़ता है। नतालिया अमानत और मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने इतनी जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में हमारे साथ बात की है। मज़ीद आपसे बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सुबह सुबह का वक्त है। आप लोग सोच रहे होंगे अब मंडी जाना है, बाजार जाना है, खरीदो फरोख्त के लिए सब्जियां खरीदनी है, ब्रॉयलर खरीदना है कि आज पकना क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में महंगाई की सूरत हाल क्या है, मौसमी सब्जियों की कीमतें कहाँ तक पहुंची हैं, ब्रॉयलर सस्ता हुआ है कि नहीं सस्ता हुआ। इसलिए हम लोगों ने आपकी जो ये मुश्किल है आसान बना दी, क्योंकि अब्दुल कादिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो हमें मार्केट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। तमाम तर जितनी भी चीजें हैं उनके एदाद शुमार के हवाले से हमें बताएंगे। अब्दुल कादिर बताइए, आज महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? अगर आज महंगाई के हवाले से बात की जाए तो आज जो सब्जियां हैं उसमें टमाटर जो है इस बार फिर महंगा हो चुका हुआ, क्योंकि 30-40 रुपए 30 किलो में मिलने वाला टमाटर जो है वो आजकल शहरियों को 180 रुपए 30 किलो तक अप्रोच किया जा रहा है। दर्जा दोम का टमाटर जो है वो 160 रुपए, जबकि दर्जा अव्वल का जो कदरे बेहतर टमाटर है वो 180 रुपए फी किलो तक अप्रोच किया जा रहा है। अदरक की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 325 रुपए से कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है 325 रुपए, लेकिन अदरक जो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है वो 360 रुपए। आलू जिसे सबसे सादा और सस्ती सब्जी समझा जाता है, अब ये भी सस्ती नहीं रही क्योंकि इसकी कीमत में 2 रुपए का इजाफा करके सरकारी नरफनामों में नया आलू जो है वो 70 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही आलू जो है वो 85 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक की कीमत में आज 8 रुपए का इजाफा किया गया, 32 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो पालक है वो 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कद्दू 5 रुपए महंगा करके 62 रुपए। ब्रॉयलर की सूरत हाल के हवाले से अब्दुल कादिर हमें बताइएगा, उसकी कीमतें कहाँ तक पहुँची हैं? आज बिल्कुल
ब्रायलर की कीमतों के बात की जाए तो आज ब्रायलर की कीमतें मुस्तकम रखी गई हैं, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से आम सारी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि डिमांड कम हुई है और सप्लाई पहले ही जो है वो कम आ रही थी, जिसकी वजह से आज कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं किया गया। और 364 ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी की। तो आलमी चैंपियन जान शेर खान के नाम से जाने जाने वाला खेल स्क्वॉश पाकिस्तान में जवाल का शिकार है, लेकिन लाहौर में होने वाली हालिया चैंपियनशिप ने स्क्वॉश में दिलचस्पी रखने वालों के दिलों में एक नई उम्मीद उजागर की है और इस चैंपियनशिप में नया टैलेंट भी हमारे सामने आया है। इलामा इकबाल इंटर डिविजनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो चुकी है और चैंपियनशिप के दौरान 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले खेले गए हैं। अंडर 11 का फाइनल सुहेल अदनान ने अपने नाम किया है। अंडर 13 के फाइनल मैच में फसीउर रहमान फाते रहे हैं, जबकि अंडर 15 के फाइनल मैच में अब्दुल्ला बट ने जीत अपने नाम की है और अंडर 17 के फाइनल मैच के बारे में अगर मैं बताऊं तो अजलान खावर फाते रहे हैं। साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान ने फाते खिलाड़ी में इनामात भी तकसीम किए और इस चैंपियनशिप में जीतने वाले 2 चैंपियंस को हम लोगों ने जनाब मधु कर रखा है इस वक्त अपने स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि ये मुकाबले कैसे रहे और इस तरह के मुकाबलों का जो इनकाद है वो पाकिस्तान में स्क्वॉश के रिवाइवल के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। तो उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला नदीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अजलान खावर नेशनल स्क्वॉश चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और अजलान आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप लोगों ने जो है मेडल्स हासिल किए हैं। आपसे स्टार्ट करूं मैं। अजलान, तो मुझे बताइए इस चैंपियनशिप के बारे में, कब इसका आगाज़ हुआ और कैसा लगा जब आपको पता चला कि आप जीत चुके हैं? जी, जीत से बहुत अच्छा महसूस करता है बंदा। हाँ। हर कोई जीतने के लिए ही खेलता है, लेकिन अब जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। तो जैसा कि मैंने अब अच्छा परफॉर्म किया और मैंने ये टाइटल अपने नाम किया, ये मेरी स्क्वॉश की जर्नी का पहला टाइटल था और मैंने इसे बहुत इंजॉय किया, मेरे घर वालों ने भी ख़ास तौर पे। तो इस बात पे मैं अपने कोचेज़ वगैरह का शुक्रिया अदा करूँगा, फ़हीम गुल साहब और जितने भी तमाम कोचेज़ हैं, और हमारी जो नई न्यू मैनेजमेंट आई है नूरुल अमीन मैंगल साहब, उनका मैं इंतहाई दिली से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, कोचेज़ दिए, टाइमिंग्स, कोचेज़ ने हमें टाइमिंग्स दी कि आप इस टाइम पे आएँ और खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, मेहनत करें। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा लगा है जिसकी वजह से आप लोगों ने भी मेहनत की है, कोचेस ने भी मेहनत की है, दिन ही आप लोग इस मकाम पे पहुंच सके हैं। अब्दुल्ला, कितने खेल के मुकाबले थे और कितने खेलने के बाद आपने ये जो टाइटल अपने नाम किया है? ये 64 का ड्रा था। अच्छा। इसमें से पहले 3 राउंड जीते हैं मैंने, फिर जाके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जीता हूँ। तो कैसी एक्साइटमेंट कैसी थी कि आपको जब पता चला कि आप जीत चुके हैं? खुशी तो सबको होती है। हाँ। मैं जब फाइनल जीता हूँ सब ने मुबारक दी हैं बाहर आके। सबसे पहले मैंने कोच से थैंक यू कहा। अच्छा। और सबसे मिला हूँ, कहते अच्छे, वेल प्लेड, ये फिर घर वालों ने दी मुबारकबाद। तो कब से ये कर रहे थे? स्क्वॉश का आगाज कब से किया? अपना इंटरेस्ट था या किसी को देखकर आपने इसमें? मेरे मामू पहले खेलते थे। अच्छा। मामू को देख के भाई ने खेला, भाई को देख के मैं आया हूँ। मतलब अपना इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत कि नहीं? था, अपना था, तभी आप आगे जा रहे हो। आपको कैसे अजलान जो है इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ? असल में मेरे चाचू एक प्लेयर थे बहुत अच्छे स्क्वॉश के, और अब वो कोच हैं यूके में। ठीक है। तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे भी खेलनी चाहिए। मुझे पहले भी शौक था स्क्वॉश का, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो यानी कि लेके जा सकें स्क्वॉश में। तो मेरे चाचू ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया स्क्वॉश में। तो मैं तो कितने साल हो गए हैं इस चीज़ को आपको? मैं जब 9 साल का था तब मैंने स्क्वॉश खेलना शुरू किया था। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का हूँ। तो रोज़ाना कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की आप? प्रैक्टिस मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, तो उसमें हमारे इनर मसल्स, सेल्स वगैरह, इनमें काम किया जाता है। तो इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाता है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया जाता है। तो इसके लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर
हम स्क्वाश नहीं खेल सकते क्योंकि इंजरी वगैरह का इससे खतरा होता है। मतलब डाइट भी इसमें बहुत अच्छी जी, आप जी, लोगों को डाइट लेनी पड़ती है। अजलान, आप बात कर रहे थे कि डाइट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, किस तरह की डाइट लेनी पड़ती है फिर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो? जी, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर जी हमने टफ प्रैक्टिस की है तो उस हिसाब से हमें खाना पड़ेगा। अगर हमने यानी थोड़ी प्रैक्टिस की है तो हम उस हिसाब से खाना खाएंगे। लेकिन अब देखें, जैसे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो मुझे कार्बो सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे इंजरी वगैरह जो होती है ना वो रिकवर हो जाती है जल्दी। अव्वल तो होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो रिकवर हो जाती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेने पड़ते हैं ज़्यादा। अब्दुल्ला, कौन सा फेवरेट प्लेयर है? जंगीर, हाँ। अच्छा, इंटरनेशनली और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो वो? पाकिस्तान में हसीम खान होएगा और तैयब भाई। ठीक है, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो उनकी मतलब क्या फेवरेट चीज़ क्या लगती है? उनका स्टाइल, उनका क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? हसीम खान अच्छा खेलते हैं, स्टैमिना है उनमें, और तैयब भाई भी अच्छा खेलते हैं। अभी अभी वो जीत कर आए बाहर। ठीक है, वो साउथ एशियन भी जीते हैं। और आसिम भाई भी अभी यूएस ओपन खेल कर आए हैं क्वार्टर फाइनल। ठीक है, तो क्या आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सोचा हुआ है? इसको आगे लेकर चलना है, परस्यू इसी फील्ड को करना है आपने? पाश को साथ साथ लेके जाना है, आगे साथ पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, अभी आप साथ साथ पढ़ भी रहे हो? जी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि साथ साथ आपने पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ आपने अपना एक पाथ भी बनाना है। आप क्या करते हो अजलान, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, स्टडी। अच्छा, स्टडी तो मस्ट है, वो साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो स्टडी करता हूँ, सुबह पहले खेलने जाता हूँ 6 से 9, तो वहाँ से आके फिर स्टडी करनी होती है। तो 3-4 घंटे तकरीबन स्टडी करता हूँ। अच्छा। स्टडी की वजह से मैं स्क्वाश को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, तो कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ना मैनेज हो जाता है मतलब? जी, करना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है। आप कर तो लेते हो जी। अब्दुल्ला मैनेज स्टडी को भी और स्क्वाश को भी? जी। और जब आप लोगों ने किसी चैंपियनशिप के लिए जाना होता है तब फिर क्या करते हो? लीव लेनी पड़ती है। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है अब आप लोगों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, आप लोगों ने जाके मुकाबला भी लड़ा, तो क्या लगता है पाकिस्तान में इसका कितना रुझान बढ़ता जा रहा है? फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैनेजमेंट जो न्यू आई है, नूरुल अमीन मैंगल साहब, उन्होंने बहुत रेनोवेशंस वगैरह काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। ठीक है, अच्छे कोचेस दिए हैं। तो सबसे हेड कोच जो हैं हमारे फ़हीम गुल साहब, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई है बहुत अच्छी, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा स्क्वाश में। आपको क्या लगता है अब्दुल्ला? हम दोनों का एक ही कोच है, हाँ, इकट्ठे ही ट्रेनिंग कराते हैं हमें। अच्छा, ऐसी अगर ट्रेनिंग होती रही हमारी और ऐसी हमें हमारी ट्रेनिंग होगी तो मतलब आगे मजीद निकल और जाएंगे। भी टैलेंट सामने आ सकता है जो स्क्वाश में दिलचस्पी रखते हैं। और जिस तरह हमने आज आप लोगों को दो बल्कि नौजवान जो हैं स्क्वाश चैंपियंस हैं उनसे मुलाकात करवाई है, उनकी जर्नी के बारे में जाना है। अब्दुल्ला नदीम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और अजलान खावर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए हैं। और लास्ट पे दोबारा से मैं कहूँगी, एक तो बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का जिक्र अगर कर लिया जाए तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम कहा जा रहा है इसको, जो कम आमदनी वाले तबके और बेघर अफराद के लिए बनाने का ऐलान किया गया था। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा अमली तौर पर मार्च में शुरू हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलोकी के मकाम पर मंसूबे का संगे बुनियाद 10 अप्रैल को रखा था। मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 10 में से 8 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। LDA की जानिब से अदम दिलचस्पी के बायस ये मंसूबे मुसलसल ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं। इस मंसूबे पर कितने फेज पर काम हो चुका है, कितना अभी बाकी रहता है? स्कीम के तहत बेघर अफराद का जो अपने घर का ख्वाब है वो कैसे और कब पूरा होगा, लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तरजीही
बुनियादों पर जो मंसूबा है ये क्यों ताखिर का शिकार हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में आसिम शौकत साहब हैं, तर्जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिम साहब हमें बताइएगा कि कम आमदनी वाले, जैसे मैंने बताया कि लोगों के लिए ये नया प्रोजेक्ट जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तैयार की गई है, तो कम आमदनी वाले हमें बताइएगा कि कितनी आमदनी होगी, किस कैटेगरी में आप इसको कहेंगे कि वो लाए करेंगे तो वो इसके लिए एप्लीकेंट हो सकते हैं, और उनको कितनी एक साथ देनी पड़ेगी, कितनी किस्त देनी पड़ेगी? थैंक यू सो मच मुनीबा। 2-3 आपने क्वेश्चन कर दिए। पहले तो मैं एक छोटी सी करेक्शन करूं। जी जी। इट वाज ये जो प्रोजेक्ट आपने LDA हाउसिंग उसका जिक्र किया, LDCT अपार्टमेंट्स का, ये 10 माह के लिए नहीं था। ओरिजिनली ये 18 माह के लिए था पहले से। ये कोई मिस रिपोर्टिंग मेरा ख्याल हुई है, यू कैन गेट इट चेक्ड। हाँ ठीक है, ये 18 माह के लिए हुआ था। प्रोजेक्ट पर काम शुरू है, फंड्स रिलीज हो चुके हैं जितने होने थे। इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डेवलपमेंट और जो ग्राउंड लेवलिंग है वो कर रहे हैं। बाकायदा एक चीफ इंजीनियर का ऑफिस वहाँ पर है। हमारी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपनी जो मुय्यना मुद्दत है उसके अंदर हो जाएगा। जो बेसिक आपका ग्राउंड वर्क है वो अगर आपकी बुनियाद एक दफ़ा बन जाए तो फिर कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली जो है वो कम टाइम लेती है उसके ऊपर। तो अभी ये चल रहा है, मेरा ख्याल 18 माह के बाद दोबारा से लेंगे, या बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और कुछ अरसे के बाद हम और आप एक प्रोग्राम वहाँ साइट पे करें ताकि आपको वो ब्लॉक्स हम दिखा सकें जो हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने की कि किस तरह गरीब आदमी को ये हेल्प आउट कर सकता है। मैं लोगों की और आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमने लोगों को 4 टियर्स में डिवाइड कर दिया था। टियर 0, टियर 1, टियर 2, टियर 3। अच्छा, टियर 1 जो है ना, उसके अंदर वो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स हैं जो कि हुकूमत बनाती है और जो नेफ्डा बना रहा है और लोगों को दे रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। नेफ्डा से मुराद ये है कि नेफ्डा के अम्ब्रेला में प्राइवेट बिल्डर्स भी घर सस्ता बना सकते हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी सस्ता घर बना सकते हैं। लोगों को हम 2 कैटेगरीज में घर देते हैं। एक 27 लाख का जो अर्बन सेंटर्स में है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर हो, और एक घर है जो पेरी अर्बन प्रोजेक्ट हमारा अभी पंजाब में शुरू हुआ है। इसमें 3.5 मरले के सिंगल स्टोरी छोटे घर बनते हैं जो मजीद कम करके 18 लाख में हम देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 इसके एट्रीब्यूट्स बताऊं कि नंबर 1, 3.5 मरले का घर पंजाब में मेन शहरों के नवा में सिर्फ 18 लाख का। ये आप देखें, इसमें पहली सब्सिडी जो गरीब आवाम को दी जाती है वो है लैंड सब्सिडी। 10,000 रुपए मरला जमीन। ये आजकल इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आपको एक मरला जमीन 10,000 रुपए की मिले। सब्सिडी नंबर 2, इस 18 लाख रुपए के ऊपर भी 3 लाख रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। ठीक है। बकिया जो आपके पैसे हैं उसमें आपको किस्तों के ऊपर पैसे वापस करने पड़ेंगे, और वो किस्तें कब शुरू होंगी? जब घर बन जाएगा और आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वहां पे रहना शुरू कर देंगे। फिर ठीक है। अब तीसरी सब्सिडी, उससे पहले ये हमें सब्सिडी रह गई है। एक सब्सिडी ये है कि ये जो आप किस्तें वापस करेंगे इसके ऊपर मार्कअप सब्सिडी मिलेगी। यानी वो मार्कअप जो मार्केट में 11 से 12% है वो गरीब आदमी को पहले 5 साल सिर्फ 3% देना पड़ेगा और 10 सालों में 5 साल 5%, दूसरे 5 साल सिर्फ 5%। यानी पहली सब्सिडी लैंड सब्सिडी, दूसरी सब्सिडी कॉस्ट सब्सिडी, तीसरी सब्सिडी मार्कअप सब्सिडी। तो गरीब आदमी के लिए आप इमेजिन करें ना कि 3300 रुपए से 3300 रुपीज से आपकी शुरू होती है किस्त टियर 0 में, और 5,500 रुपए से आपकी किस्त शुरू होती है टियर 1 में, ये जो मैंने अभी आपको लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट का बताया। अब आप फर्क देखें, पैराडाइम शिफ्ट क्या है। एक आम आदमी जो है वो 7, 8, 10 हजार तक तो अपने घर का किराया देता है, जो सारी जिंदगी देता रहता है और घर फिर उसका अपना नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये एक ऐसी स्कीम है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि गरीब आदमी 5, 5.5 हजार मुय्यना मुद्दत तक अपने घर की किस्त देता है और 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद वो घर उसका अपना हो जाता है। तो ये एक है। अब आप क्वेश्चन करें तो मैं फिर एक्सप्लेन। देखिए, जैसे आपने मार्कअप हमें बताया है कि इतने मुद्दत के लिए हो सकता है। दूसरा, क्या ये बड़ा मुनासिब भी है? क्या जो बैंक है वो इतना कर्जा देने पे राजी है किसी आम आदमी को? मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो चपड़ासी भी हो सकता है, वो ठेले वाला भी हो सकता है, वो घर पर काम करने वाला भी हो सकता है, इन लोगों को वो देगा कर्जा? अच्छा, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देखें,
जो चैलेंजेस थे ना, ठीक है, घर बनाना तो सबको बनाना आता है, Exactly, कि ये बिल्कुल। जमीन खरीदो, यहाँ हाँ। घर बना दो। असल चैलेंज क्या था कि गरीब आदमी के लिए नंबर 1 घर बने, नंबर 2 गरीब आदमी को इस काबिल किया जाए कि वो घर खरीद ले, नंबर 3 इस तादाद में घर बनना शुरू हों कि घर बनते चले जाएं और गरीब आदमी घर लेता चला जाए। ठीक है, ये असल चैलेंजेस थे। अब उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था जिसकी तरफ आपने इशारा किया, क्या बैंक गरीब आदमी को कर्जा देगा? बैंक्स का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत थी। अच्छा, देखिए मुनीबा, हमारे मुल्क में बैंक या तो अपने एम्प्लॉयज को कर्जा देते थे या फिर नेचुरली बैंक अमीर आदमी को कर्जा देता है, Exactly. उसको अपने सरमाए की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। अब ये पहली दफा हुआ कि मॉर्गेज बेसिस पर लोगों को घर मिलने शुरू हुए और बैंक्स के, जिसे कहते हैं ना, परसू किया जा रहा है कि वो गरीब लोगों को सस्ते और लॉन्ग ड्यूरेशन कर्जे दें। ठीक है, इसके लिए एक बड़ी रिग्रेस एफर्ट की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, नेफ्डा की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, हुकूमत की तरफ से एक बड़ा पुश था। अब इस वक्त 8000 ब्रांचेस वो हैं जो कर्जे की एप्लीकेशन रिसीव कर रही हैं। ठीक है, इस वक्त मैं आपको बताऊं तकरीबन 90 अरब रुपए के करीब कर्जा अप्रूव हो चुका है। 227 अरब रुपए की हमें रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, जिसमें से 90 अरब रुपए के करीब कर्जा सिर्फ सस्ते घरों के लिए अप्रूव हो चुका है। इट मींस के आहिस्ता था, साइकिल चल पड़ा है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें बैंक्स को की गई। सबसे पहले तो हमने बैंक्स को ये सब्सिडाइज मार्कअप था, इसके लिए हमने इनको सब्सिडी दी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मराद दी कि वो बैंकों की सब्सिडी का पैसा खुद ले लें। फिर फोरक्लोजर लॉज जो थे वो पाकिस्तान में बड़े खराब थे, लोग कर्जा लेके घर बनाते थे, वापस देने की बारी आती थी, अदालत चले जाते थे। अब हमने फोरक्लोजर्स लॉ को इफेक्टिव बनाया है कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया है, आप बैंक को पैसे वापस नहीं दे रहे हैं, तो बैंक जो है कॉन्फिस्केट कर लेगा आपका घर। दूसरी चीज ये कि मॉर्गेज बेसिस पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है। बैंक अब आपसे कोलेट्रल नहीं लेता। मैं 40 लाख रुपए बैंक से लेने जाऊं, बैंक कहता है जी 80 लाख रुपए की जमीन मेरे पास रखवा। Exactly. नाउ दिस इज नॉट द केस। गरीब आदमी जिसके पास जो वो घर बना रहा है वो बैंक मॉर्गेज करेगा। जिस दिन आप बैंक के पैसे देंगे, घर आपके क्या नाम हो उसे जाएगा। बैंक में कोई चीज नहीं रखनी पड़ेगी, कुछ नहीं देना पड़ेगा उसे? अच्छा देखें, दिस इज द ब्यूटी। हाँ, कुछ नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी ये आपके सब पहले पार्ट का जवाब है। मैं बैंक जाता हूं, मैं ये कहता हूं जनाब ये मेरा लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट हाँ। मुझे हुकूमत ने अप्रूव किया है, ठीक मेरी है। बैलेटिंग हुई है, मुझे ये 27 लाख रुपए का घर मिला है, ये लें, ये आपके नाम हुआ, मुझे 27 लाख रुपए दे दें। मैं डाउन अपने पेमेंट करना पड़ेगी? वो बैंक करेगा, आपने कोई पैसा नहीं मतलब देना। उस फर्द ने कुछ नहीं देना? आपने सिर्फ जिस वक्त आपने अपना कंसेंट शो करना है कि हाँ जी मैं विलिंग हूं जो घर लेने के लिए, उस वक्त 10% ऑफ द टोटल आपने डाउन पेमेंट देनी है। ठीक। ये आपकी घर में जाने से पहले पहली और आखिरी पेमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने 27 लाख रुपए का घर आपके अप्रूव हुआ है, आपने 2,70,000 रुपए पहली और आखिरी दफा डाउन पेमेंट बैंक में जमा करा दी। ठीक है, बस इसके बाद अब आप सुकून करें। अब हुकूमत, नेफ्डा, डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्राइवेट बिल्डर जो है वो घर बना रहा है। 18 से 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। 18 माह से 2 साल के दरमियान ये घर जो है ये बन जाएगा। वंस यू आर शिफ्टेड इन योर होम, उसके बाद बैंक आपके पास आता है। उसके बाद 2,70,000 आपने दे दिया, बकिया जो पैसे रह गए हैं 24 लाख, उसमें से 3 लाख हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे देती है। बकिया जो 20-21 लाख रुपए रह गए हैं वो आपने बैंक को सब्सिडाइज्ड मार्कअप पे वापस करने हैं। किस वक्त? जब आप अपने घर में पर चले शिफ्ट हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये था। इसके अलावा आपने एक और सवाल किया था, वो लोग जो बेचारे बिल्कुल लोअर क्लास, Exactly, कोई हाँ। आपने कहा कोई ठेले वाला है, कोई फल फरोश है, कोई परचून की दुकान है, ये बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई रोजी रोटी तो कमाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई बैंक से इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं होते, कोई सैलरी स्लिप्स नहीं होती, जो बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इस चीज को एड्रेस करने के लिए नेफ्डा का और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा कंसर्न था कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन गरीब लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो बेचारे रोजी रोटी कमाते तो हैं लेकिन उनकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। और उनके पास उसके लिए हमने जो एक और काम करना है, ये कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने गरीब आदमी को 2% सर्विस चार्जेस पर बिला सूद कर्जे देने शुरू किए हैं कि 1 लाख से 20 लाख तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उसके पास अगर थोड़ी सी जमीन है और जितनी उसकी कैपेसिटी है वो बिला सूद कर्जों पर अपना घर जो है बना सकता है। और इसको आसान करने के लिए हमने बीच में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया है, जैसे कि अखुवत है, जैसे कि कशफ है, जैसे कि खुशहाली बैंक है, ताकि
क्यों? इसलिए कि इन लोगों की जो डीलिंग थी गरीब लोगों से वो और ज्यादा। जिनकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा थी, ये Exactly. उनको बड़े अरसे से पैसे दे रहे हैं और जानते इनका- भी हैं जी, हाँ, कौन मुस्तहिक है। मुस्तहिक भी, और इनका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। अब सिस्टम क्या है? अब सिस्टम ये है कि बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो होलसेल लेंडर है, वो पैसे देता है आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ठीक को, है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके जो गरीब लोग हैं उनको पैसे देता है, ठीक है, जो कि उनसे डील करना जानता है। अब आपके गरीब आदमी को आसानी ये हुई है कि वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो पहले भी डील करता था, उसको 4 लाख में चाहिए, उसको 6 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसके पास 1 मरला है, 2 मरला है, पूरे पाकिस्तान में वो 1-2 कमरे से लेके 3 कमरों, वॉशरूम बनाता है, किचन बनाता है, 2 कमरे बनाता है। वो जो किसी के घर किराए में रहता था, अपनी जमीन के ऊपर उसने अपना घर बना लिया है, और निहायत आसान किस्तों पे, आप इमेजिन करें 2% सर्विस चार्जेस पे बिला सूद कर्जे पे। लेकिन उसको उसका लेकिन घर मिल आसिम गया। साहब क्या अब आप लोग अपने आपकी हुकूमत की अगर बात की जाए तो चौथे साल आप लोग उसमें एंटर हो चुके हैं। चौथे साल में प्रैक्टिकली क्या नजर आ रहा है आपको? कब तक ये जो 50 लाख घर बनाने का जो वादा वजीर आजम साहब ने अपने इंतखाबी मुहिम में किया था और अभी भी करते आ रहे हैं, कब तक बन जाएगी? अच्छा देखें, 2 चीजें, एक तो ये कि ये हमारा इलेक्टोरल प्लेज था कि ठीक हम है। 50 लाख घर बनाएंगे गरीब लोगों के लिए, इस पे हम कायम हैं। अच्छा, लेकिन देखें जब बहुत ऊंची इमारत बनानी होती है ना, तो उसकी बुनियादों पर वक्त सर्फ होता है। मैंने आपको बताया द रियल चैलेंज वाज कि हम एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते कि प्राइवेट बिल्डर जो है वो आता और सस्ता घर बनाता मुल्क में। द रियल चैलेंज वाज कि हम बैंकों को इस तरह इंसेंटिवाइज करते कि बैंक जो हैं वो गरीब लोगों को भी पैसा देते। अब इसके लिए बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन चाहिए थी, इसके लिए बहुत ज्यादा जो थे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन चाहिए थे। इसके लिए जरूरी था कि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आए। देखें, बेशक ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां भी गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि वो घर बनाती रहे और गरीबों को देती रहे। ये आपको एक ऐसा इंडिजिनस सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बनाना था कि प्राइवेट बिल्डर को सस्ता घर बनाने में मुनाफा नजर आए, ताकि गरीब आदमी को, देखें, प्राइवेट बिल्डर सस्ता घर बनाएगा, बनाता चला जाएगा, तो गरीब आदमी को सस्ता घर मिलता चला जाएगा। बैंक जो हैं उनको अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो वो गरीब आदमी को भी पैसा देता चला जाएगा। ये सिस्टम डेवलप करने में, फ्रॉम द स्क्रैच, लोगों का माइंडसेट बदलने में, बैंक्स को, प्राइवेट बिल्डर्स को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को ऑन बोर्ड लाने पर ये जो 2-3 साल लगे हैं, इसमें टाइम सर्फ हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है कि पहिया चल पड़ा है। इस वक्त एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 45,000 घर सस्ता जो हाउसिंग यूनिट है वो जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्राइवेट बिल्डर्स के साथ डेली बेसिस पे नेगोशिएशंस चल रही हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है कि 30 लाख घरों की ऑफर आई है। अभी तक हमने 18 प्राइवेट कंपनीज को रेफर कर दिया है बैंकिंग फाइनेंस की तरफ, बैंक्स की तरफ, और 7,000 घर वो अभी शुरू होने जा रहा है चंद माह में। अब आप देखेंगे कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जो हमारे आखिरी चंद माह होंगे हुकूमत में, उसमें इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगी। तो क्या इसमें हमें बताइए, इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी कितनी हद तक है कि ये नहीं होगा कि साहिब वसाइल जो लोग होंगे वो छोटे बड़े घर सारे ले लेंगे और रेंट आउट कर दें, और मतलब कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि लोगों को किस तरह हम लोगों ने अलग करना है, फिल्ट्रेशन एक की गई है इस हवाले से? दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब ये बन रहा था ना तब भी ये एक बड़ा कंसर्न था प्राइम मिनिस्टर का और नैबडा का, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है जो आपने सवाल किया, बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनका जहां हाथ पड़ता है, अमीर आदमी 10 घर अपने रखे हुए हैं, फिर कहता है कि चलो सस्ता घर मिल रहा है, ले लो, किराए पे चढ़ा देंगे, कर देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे सफरर वो होता है जो डिजर्व कर रहा होता है। ये जो अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक बड़ा रिगरस प्रोसेस, जो आपने फिल्ट्रेशन वर्ड यूज किया ना, एक्चुअली फिल्टर्स लगाए गए, कोशिश की गई कि पूरेस्ट ऑफ द पुअर को ये घर दिया जाए। यानी कि 2 गरीब आदमी है, जो ज्यादा गरीब है, जो उस बेल्ट में लाई करता है, उसको घर दिया जाए। सबसे पहले तो ये 3-4 स्टेजेस इसकी होती हैं। मैं 1 मिनट में क्विकली लोगों की आसानी के लिए, पहली स्टेज में ग्रुपिंग हो जाती है। आपने अप्लाई किया, आप 70 से 90 हजार कमाती हैं, मैंने अप्लाई किया, मैं 30 से 50 हजार कमाता हूँ, ठीक है। एक और दोस्त ने अप्लाई किया, वो 10 से 20 हजार कमाता है। पाकिस्तान में जितने लोगों ने अप्लाई किया, एक फिल्टर लग के, पहला फिल्टर लगता है कि हम अपनी अर्निंग ब्रैकेट के हिसाब से ग्रुप्स में आ जाते हैं। इस वक्त जो ग्रुप केटर किया जा रहा है लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट के लिए, वो है जो बेचारे 30 से 50 हजार तक अपनी फैमिली इनकम कमाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब आपने कहा जी आप 30 से 50 हजार कमाती हैं, आप लायबल हो गई, दिस इज फिल्टर नंबर 1। अब हो सकता है जिस तरह आपने कहा लोग फ्रॉड कर देते हैं, लोग झूठ बोल देते हैं। फिल्टर नंबर 2,
चेक किया जाता है कहीं आपके पासपोर्ट के ऊपर यूरोप के, अमेरिका के कोई बहुत ज्यादा वीज़ाज़ वीजा होने तो नहीं लगे हुए है। हैं। आप मुझे तो कह रही हैं कि मैं 30,000 कमाती हूँ, लेकिन आप हर गर्मियां जो है यूरोप गुजार के आती ट्रिप हैं। मार के आते हैं। एग्जैक्टली आपने पासपोर्ट या लाइसेंस के लिए एग्जेक्टिव सर्विसेज तो नहीं ली, ठीक। आपके पास ये जो सोफिस्टिकेटेड असला है इसका मतलब लाइसेंस तो इसमें नहीं भी है। ट्रांसपेरेंसी आपके पास- है। जी हाँ। नहीं, ये नादरा से सारा रिकॉर्ड आता ठीक है, मतलब आपके इसमें पास कोई 1300 ऐसा नहीं सीसी होगा से बड़ी गाड़ियां तो नहीं है कि अमीर से अमीर तक होता जाएगा और गरीब से नहीं, गरीब नहीं, तक होता इसमें जाएगा, बड़ा इस strict तरह कुछ criteria नहीं होगा। once you are ठीक है, declared bankable, ठीक once है you जी, you are ठीक है declared जी। eligible, फिर आपकी allotment होती है। आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के। सर बहुत शुक्रिया Thank you आपके so वक्त much, का, आप जी। यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो भी Thank you। गई हैं हमारी और हमारे देखने वालों की। उम्मीद करते हैं कि जनाब आपको भी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो बन रही है हम लोगों के लिए बन रही है जो डिजर्व करते हैं। अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।